नमस्कार साथियों। प्रतिदिन खुद से कहो, न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं 31 मई मई महीने के आज लास्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न धमाकेदार प्रश्न आपके सामने क्या है। टाटा आईपीएल 2024 आईपीएल, ज़्यादातर सभी लड़कों को क्रिकेट से बड़ा प्रेम है और आजकल तो भारत में क्रिकेट जैसे कि मटर पनीर की भांति है कि हर लोग होटल पे जाके मटर पनीर मांगता है, ऐसे क्रिकेट सबको पसंद है। देखिए तो आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है। आपके सामने ऑप्शन है केकेआर, एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद, सीएसके चेन्नई सुपर किंग और एमआई मुंबई इंडियंस। तो आप सभी को ये पता होगा, आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इसका सही आंसर हम देखते हैं। क्या है इसका सही आंसर? केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने टाटा आईपीएल का खिताब जीत लिया है। किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। किसको हराया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद को कितने 8 विकेटों से हरा दिया है। आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल का ये 17वां संस्करण था। 17वां संस्करण था। और केकेआर के कप्तान कौन है भाई? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। केकेआर कप्तान है श्रेयस अय्यर और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन है? पैट कमिंस। इन दोनों टीमों के कप्तानों को विजेता और उपविजेता को याद रखिएगा। साथ में ही ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो इस बार ऑरेंज कैप जो मिला है वो मिला है भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को। और पर्पल कैप जो मिलता है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, तो वो इस बार मिला है हर्षल पटेल, जिन्होंने 24 विकेट लिए हैं। और इस पूरे आईपीएल के दौरान मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के तौर पर जाने गए हैं सुनील नरेन, जिन्होंने पूरे आईपीएल के दौरान 450 पॉइंट अर्जित किए हैं। ठीक। और ये जो फ्री फायर अवार्ड मिला है वो मिला है सनराइजर्स हैदराबाद को। वो विजेता रहा है सनराइजर्स हैदराबाद, केकेआर ने ये जीता है। केकेआर ने ये आईपीएल, आपको पता होना चाहिए कि तीसरी बार आईपीएल में जीत दर्ज की है। इससे पहले केकेआर 2012 में और 2014 में भी जो है कोलकाता नाइट राइडर्स जीत चुका है आईपीएल को। तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और सभी प्रश्नों को नोट करिए, न केवल प्रश्नों के आंसरों को नोट करिए, हम जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उन्हें भी नोट डाउन करिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2? कि किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया? बहुत जरूरी है। गुटखा पान मसाला ये कैंसर, मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारक है और ऐसा सभी राज्यों को कर देना चाहिए। तो अभी आप बताइए कि 1 साल के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने 24 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए तंबाकू, निकोटिन युक्त गुटखा और पान निर्माण, भंडार, वितरण, परिवहन, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसका भंडार करना, किसी भी प्रकार से गुटखा पान मसाला को ना तो बनाया जाएगा, ना उसे कहीं पर स्टॉक भंडारित किया जाएगा, ना उसे लाया ले जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा आयोग द्वारा घोषित इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य। लोग जो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं उन सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य होता है और हानिकारक पदार्थों की खपत पर अंकुश लगाना है। प्रतिबंध में पाउच, थैली, कंटेनर सहित सभी पैकेजिंग फार्म शामिल हैं। यानी किसी भी प्रकार से अगर प्रतिबंध लगना चाहिए तो ऐसा ही लगना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में भी पहले पाउच आते थे तो उन्होंने जो है गुटखा पर प्रतिबंध लगाया, तो मतलब निकोटीन युक्त गुटखा पर प्रतिबंध लगाया, पान मसाला नहीं लगाया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि राजश्री विमल अलग पैकेट में आ गए, पान मसाला उसका जर्दा छोटी पैकेट में आ गया। अब लोग आते हैं, दोनों पैकेट खोलते हैं, एक एक दूसरे में मिला के फिर ऐसे हिला के उन्होंने वापस गुटखा बना लिया।
पन्नी में बंद कर दिया तो कागज के पैकेट आ गए। अगर प्रतिबंध करना है तो तेलंगाना के जैसे करिए, उसने बिल्कुल किसी भी प्रकार से गुटखा पान मसाला स्वीकार किया ही नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा काम है तेलंगाना सरकार का। तेलंगाना के बारे में हम और जान सकते हैं, तेलंगाना एक नया राज्य भारत का जो 2 जून 2014 को बना है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद में। मुख्यमंत्री कौन है इसके? रेवंत रेड्डी हैं, याद रखिए। और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और इसमें जो नेशनल पार्क है वो है कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। और इसमें एक बहुत फेमस झील भी, इसका नाम है पाकाल झील। ये अतिरिक्त पॉइंट हैं जो आपको जब भी कोई चीज पढ़ो तो उससे संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट को पढ़ लीजिए, जो आपको जीएस जनरल स्टडीज के तौर पर काम आएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें यदि हम है तेलंगाना की, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर यहीं बना है। ये पहले भी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया था। और रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं पर किया है। एनटीपीसी प्रोजेक्ट परियोजना क्या है? नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन, जहां पर कोयले से क्या बनती है? लाइट बनती है। तो रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना कहाँ है? तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की है। देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया? हैदराबाद में बनाया गया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो पढ़िए, मजे से आनंद से पढ़ते रहें। और अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 3 है, हाल में ही डीआरडीओ का प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? डीआरडीओ भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग डीआरडीओ है। इसका काम होता है सेना के लिए प्रमुख हथियार, औजार, युद्ध संबंधी सामग्री का निर्माण करना। ठीक है, डीआरडीओ का जो प्रमुख थे उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो बताइए वो कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? शमीर कामत, एस सोमनाथ, अनिल लोहाटी, ए एम खान विलकर। आपको यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से आपको परहेज नहीं करना चाहिए। हम आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, मटेरियल लेके आ रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बताइए समीर कामत, एस सोमनाथ, अनिल लोहाटी, ए एम खान विलकर, किसने यह जो है कौन डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? यह इनका फोटोग्राफ है, अगर आप पहचानते हैं तो सही। इसका आंसर क्या है? कैबिनेट समिति ने डीआरडीओ और अध्यक्ष डीआरडीओ के रूप में कामत की सेवा को 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक अगले आदेश तक 1 वर्ष के लिए विस्तार की मंजूरी दे दी है। ये समीर कामत के बारे में जाने तो 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं, का सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो समीर कामत जी का आप नाम याद रख लेना। ये हमारे समीर कामत जी हैं और इनका कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है। डीआरडीओ का पूरा नाम याद रख लेना, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। काम क्या है? सेना के लिए हथियार, औजार, सामग्री आदि का निर्माण करना। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ का गठन 1958 को हुआ था। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से पढ़िए इन प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं कि हाल में ही विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड हंगर डे। आधी से ज्यादा आबादी दुनिया में, आधी आबादी को भूख की समस्या है। लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताइए कि यह दिवस कब मनाया गया? 28 मई, 18 मई, 22 मई या 20 मई? आपको पता है तो कमेंट करिए और हमेशा प्रश्न पर कमेंट करने का प्रयास किया करें। तो इसका सही आंसर क्या है? यह एक प्रश्न का सही आंसर आप इसका आंसर देंगे। चलिए मैं इसकी थीम बता देता हूं। थीम इसकी क्या है? विषय वस्तु थीम है थ्राइविंग मदर्स। थ्राइविंग मदर्स ये इस वर्ष की थीम है। और अमर्त्य सेन जो हमारे भारतीय एक अर्थशास्त्री हैं, शोध किया, सफलतापूर्वक प्रदत्त किया गया। और आधुनिक विश्व में भूख वास्तव में वितरण समस्या के कारण है। अमर्त्य सेन जो हमारे नोबेल पुरस्कार के एक विजेता अर्थशास्त्री हैं, आपने सुना होगा इनका नाम। इन्होंने इस विषय पर शोध किया और उन्होंने बताया कि दुनिया में भूख बढ़ने का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि वितरण समस्या, यानी कि ऐसी बात नहीं कि दुनिया में खाने का मटेरियल ज़्यादा ना हो, कुछ लोग ज़्यादा खा रहे हैं और फेंक रहे हैं, वो कुछ लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं।
इतना सामान दुनिया में भोजन व्यवस्था सामग्री है कि अगर सही से वितरण कर दिया जाए तो कोई भी भूखों नहीं मरेगा। और सरकार की नीतियां भी इस भूख के पीछे हैं। सरकार अगर अच्छी नीतियों को लागू करें तो ये कौन कह रहे हैं, ये हमारे अमर्त्य सेन कह रहे हैं। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये वेरी मोस्ट है, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इस दिवस का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष के बारे में जागरूकता पैदा करना है जिनके पास उचित पोषण की पहुंच नहीं है। आपको इसका आंसर देना है, ये छोड़ दिया है मैंने कि किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। कमेंट करिएगा तो ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल में ही मिस यूएसए का खिताब किसने जीता है? मिस यूएसए का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा, सवाना गैंकीविच, हरनाजू संधू और मानुषी छिल्लर। बताइए ये जो अवार्ड है मिस यूएसए का अवार्ड किसने जीता है? इसका सही आंसर क्या है? ये है हवाई द्वीप की सवाना गैंक्विच को मिस यूएसए 2023 का खिताब पहनाया गया। गैंक्विच एक मॉडल हैं जो महिला सशक्तिकरण और गैर लाभकारी संगठन का नेतृत्व करती हैं। गैंकीविच ने पूर्व मिस यूएसए 2023 नोएलिया वाइगट की जगह ली है। इससे पहले नोएलिया वाइगट कौन थी? मिस यूएसए थी। इस बार कौन बन गई हैं? सवाना गैंकीविच बन गई हैं जो हवाई द्वीप की हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बन गई है? देखो भाई, माउंट एवरेस्ट को तो अब खिलौना बना लिया है। माउंट एक जो शेरपा तेंजिंग है वो 24-25 बार चढ़ गए हैं। आते हैं, चढ़ जाते हैं, ऊपर खाना माना खाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर चढ़ जाते हैं। और विकलांग व्यक्ति भी चढ़ गए, बचेंद्री पाल भी चढ़ गए, संतोष, अब कोई भी बच्चे भी चढ़ने लगे अब तो। पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन एक ही सीजन में लगातार 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली खिलाड़ी कौन, पर्वतारोही कौन है? अरुणिमा सिन्हा, बचेंद्री पाल, ज्योति रात्रे और पूर्णिमा श्रेष्ठी। तो आपको पता होना चाहिए सही आज का आंसर क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये कहाँ की हैं? नेपाल की हैं, गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतारोही और एक फोटो जर्नलिस्ट हैं। क्या नाम है इनका? पूर्णिमा श्रेष्ठ। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं ये हमारे, 3 बार एक सीजन में। बड़ी बात है, एक बार भी नहीं चढ़ पाते लोग बाग। पूर्णिमा श्रेष्ठ 3 बार चढ़ गई हैं। ठीक है, नेपाल, अपने नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को की ऊंचाई आपको पता है 8850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और साथ में ही माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा कहते हैं तिब्बत में, और नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप? एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्टिक कौन बन गए हैं? बताइए, अगर आपको पता है तो आप बताएं। जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है काय में? इस 2024 की एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। तो अरुणा रेड्डी, कल्पना देवनाथ, सिमोन वाइल्स, दीपा कर्माकर। सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये लिखा हुआ है, कौन है भाई? त्रिपुरा की हैं दीपा कर्माकर। हालांकि अरुणा रेड्डी भी भारत की जिम्नास्टिक हैं और कल्पना देवनाथ भी भारत की जिम्नास्टिक हैं। ये शिमोन वाइल्स ये भी जिम्नास्टिक हैं, लेकिन ये कहाँ की हैं? यूएसए की हैं, अमेरिका की हैं। और दीपा कर्माकर भारत की हैं। भारत के किस राज्य की हैं? त्रिपुरा की हैं। एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनकर इतिहास रच दिया है। ये एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दीपा कर्माकर भारत की पहली महिला हैं। इन्होंने ये जो एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ पर हुई है? ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2024 में हुई है। एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं के वर्ल्ड फाइनल में 13.566 के स्कोर के साथ इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये है हमारी दीपा कर्माकर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में ही भूस्खलन के कारण, भूस्खलन समझते ना, जमीन जमीन धस जाए, के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? माउंट मुंगालो जो चर्चा में रहा हाल में ही, क्योंकि यहाँ पर 2000 लोग इस भूस्खलन में दब गए थे। तो भैया ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, फिजी या इंडोनेशिया? अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर यह है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी सही इसका आंसर है। पापुआ न्यू गिनी में हुए एक बड़े भूस्खलन में पापुआ न्यू गिनी का एक एंगा प्रांत का एक सुदूर गांव में लगभग 2000 से ज्यादा लोग दब गए, जिसमें घरें, इमारतें और खाद्य बागानों को भारी नुकसान हुआ। पापुआ न्यू गिनी, देखिए ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर पड़ता है हमारा ये पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर टॉरस जल संधि है। टॉरस जल संधि जो पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। पापुआ न्यू गिनी और उसी के पास में ये पापुआ न्यू गिनी ने अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया था, अगर आपने ये पढ़ा हो तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेम्बी, मोरेस्बी। अगर आप ये याद कर लेना, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। पपुआ न्यू गिनी में जो मुद्रा चलती है, पैसा, वो चलता है पपुआ न्यू गिनी किना, पपुआ न्यू गिनी किना। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे। जेम्स मारापे यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। पपुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर या ऑस्ट्रेलिया महासागर के ऊपर एक छोटा सा देश है पपुआ न्यू गिनी। यह जनजाति बाहुल्य देश है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में रेमल चक्रवात नाम दिया है? किस देश को रेमल चक्रवात नाम दिया है? ये रेमल चक्रवात जो वर्तमान चर्चा में बना हुआ है, ये किस देश ने नाम दिया है? यमन, बांग्लादेश, ओमान, भारत। चक्रवात जानते हैं अंग्रेजी में से साइक्लोन कहते हैं, है ना। निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। क्या है भैया? रेमल का नाम किसने दिया है? तो ओमान ने दिया है। किसने दिया है? ओमान ने। हालांकि अभी एक बांग्लादेश में भी आया था, बांग्लादेश में आया था, नाम आपको पता होगा, इसका नाम था बिपरजॉय। क्या नाम था? बिपरजॉय। बिपरजॉय का नाम बिपरजॉय का नाम किसने रखा था? बांग्लादेश ने। और पिछले साल भारत में आया था एक चक्रवात, भारत ने नामकरण किया, उसका क्या नाम था? उसका तेज नाम था। इस बार ओमान ने नाम रखा है क्या? रेमल। क्या नाम रखा है? रेमल। हर देश का नंबर आता है चक्रवात का अलग अलग नामकरण करने के लिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान रेमल में बदल गया है। ये देखिए, ये इंडिया है हमारा, और ये यहाँ पर इस जगह उठ रहा है। कौन सा? रेमल चक्रवात। वो चक्रवात जब आते हैं तो बहुत तेज आंधियां चलती हैं, पेड़ उड़ जाते हैं और बरसात बहुत तेज होती है। आसपास के लोगों को सचेत किया जाता है कि वो जगह खाली कर दें। आजकल हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें बहुत पहले ही मालूम चल जाता है चक्रवात यहाँ आने वाला है, तो जन धन की हानि होने से बच जाती है। पहले ये होता था कि चक्रवात आ जाते थे तब मालूम चलता था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। अगर हम बात करें ओमान देश की, तो ओमान देश की राजधानी, ओमान देश आप देखेंगे कहाँ पर है? ये गल्फ कंट्री है, ये आपको पता है पूरा का पूरा, ये खाड़ी देश है, सऊदी अरब वगैरह, है ना। ये यहाँ पर यमन है और ये हमारा ओमान है। फारस की खाड़ी, ईरान, पाकिस्तान और ये इंडिया। ठीक है, तो ओमान जो देश है उसके साथ भारत के अच्छे संबंध भी हैं। देखिए, इसकी राजधानी मस्कट है, इसकी मुद्रा ओमानी रियाल है, आधिकारिक भाषा यहाँ पर अरबी है, और यहाँ वर्तमान में यहाँ के सुल्तान हैं वो हैं हैथम बिन तारिक। चूँकि यहाँ पर अभी भी राजशाही चलती है तो सुल्तान ही बनते हैं। हैथम बिन तारिक यहाँ के वर्तमान में सुल्तान हैं। ठीक है, तो ये हमने ओमान की बात की। और अगला और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य के विजयपुर में गैल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य प्रदेश के विजयपुर में गैल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हमारे पास का क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। तो ये कहाँ पर है गैल? पता है आपको गैल कहाँ पर है? हमारे पास में, असनर के पास में गुना, और गुना के पास में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहाँ पर CNG गैस बनाई जाती है। और उस गैल में कहाँ पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। तो ये यहाँ पर क्या बनाया हमने? अभी एक हाइड्रोजन संयंत्र लगाया है, हाइड्रोजन संयंत्र लगाया है। देखिए भाई, भारत सरकार के स्वामित्व वाली गैल इंडिया लिमिटेड पर पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र
ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो कि प्रदूषण कम करेगा, वाहन चलेंगे इससे, मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में चालू किया है। विजयपुर कहाँ पड़ता है? गुना जिले में। कहाँ पड़ता है? गुना जिले में, गुना के पास में ये विजयपुर। और गेल का पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यह हरित ईंधन व्यवसाय में भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस परिपोषण और वितरण कंपनी है गेल, क्योंकि ये क्या बनाती है? सीएनजी। सीएनजी कम सीएनजी सॉरी सीएनजी। सीएनजी क्या है? सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, और जो वाहनों में चलती है। गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, संयंत्र कहाँ पर है? विजयपुर में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1984 में इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु भी हुई थी। और इसके वर्तमान में एमडी या अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता। ये लोगो है गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न था तो मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश हमारा अपना प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की तो आपको सामान्य जानकारियां पता ही होंगी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 हैं। इसी अभी चुनाव हुआ है और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। कौन कितने लोकसभा सीटें कौन जीतता है मध्य प्रदेश में, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। और मैं विधानसभा की बात भी करूं तो विधानसभा जो सीटें हैं वो बताइए कितनी हैं? 223 हैं। मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स की बात करें जो हाल में घटित घटना है, तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। ये नया टाइगर रिजर्व बन गया है। देश का 54वां कौन सा बन गया है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। ग्वालियर जो हमारा है उसे यूनेस्को ने संगीत शहर के रूप में चुना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर से मध्य प्रदेश का। सांची जो हमारे रायसेन जिले में पड़ता है, विदिशा के पास सांची जहाँ बौद्ध स्तूप है, उसे देश की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश का, अच्छे से लिख लीजिएगा। और नर्मदा लोक अमरकंटक, नर्मदा लोक कहाँ पर प्रस्तावित है? नर्मदा लोक का निर्माण कहाँ? जैसे महाकाल लोक बनाया गया ना उज्जैन में, ऐसे नर्मदा लोक बनाया जा रहा है। कहाँ पर? अमरकंटक में प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, एनीमिया आप जानते हैं खून की कमी, जो लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसे रक्त अल्पता या एनीमिया कहते हैं, ठीक है। और उसके उन्मूलन की पहल एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत किसने की है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहाँ से की है? शहडोल से पीएम मोदी द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा जो तथ्य लेके आते हैं जीके जीएस से संबंधित, जनरल स्टडी संबंधित। तो आज के तथ्य कुछ इतिहास के हैं, तो आपको अगर इतिहास के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, भारत इतिहास के लगभग सभी वीडियो पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर खोजा। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर खोजा। हड़प्पा सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ पूरा क्षेत्र था। हड़प्पा के सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसे हम चालकोलिथिक सभ्यता, इसे हम ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता में भी रख सकते हैं। इस वैसा शासक जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना के द्वारा अपना शरीर त्यागा था, आपको पता होगा, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो भद्रबाहु के निषाद दक्षिण में गए और 298 ईसा पूर्व में, 98 ईसा पूर्व में इन्होंने संलेखना विधि द्वारा, संलेखना या इसे हम संथारा भी कह देते हैं, संथारा विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था तराइन के मैदान में, और जयचंद ने धोखेबाजी की थी।
किसके बाद लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच लड़ा गया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। मुर्शीद कुली खान ने बाद में आप देखेंगे कि यहीं पर म, पहली बार अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में आधिपत्य किया। और विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? तो यह 1856 में बनाया गया, है ना। इसके पीछे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का विशेष योगदान रहा। लॉर्ड कैनिंग जो समय था, भारत में फूट डालो शोषण करो की नीति कब अपनाई गई? तो 1858 में, जब 1857 क्रांति में हिंदू मुसलमानों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेज इस बात को समझ गए कि अगर ये सभी लोग मिल के लड़े तो हम यहाँ से जल्दी ही भाग जाएंगे, इसलिए उन्होंने भारत में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया 58 क्रांति के बाद। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है, क्या है? साइमन कमीशन। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, हिंदू कुश पर्वतमाला में खैबर दर्रे से होते हुए। चलिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पर फ्री मटेरियल में आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ें जीनियस कोचिंग क्लासेस से। चलिए, धन्यवाद। शुभ आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें और हमेशा सावधान रहें। ठीक।